Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video हम 5 मेजर आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में। सेकेंड आर्टिकल में जुडिशियल रिक्यूजल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कन्वर्जन के बाद SC/ST स्टेटस है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई है, हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड देन नेशनल मिशन फॉर नेगोशिएटेड जस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड प्लेसेस इन न्यूज में हम बुर्किनो फासो के बारे में जानेंगे। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल देखिए, ग्लोबल करप्शन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज तो नहीं हो रही, ऐसा अभी कहना है इस साल की परसेप्शन करप्शन इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट का। ये रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करती है, जहां पर पब्लिक डोमेन के अंदर यानी पब्लिक सेक्टर के अंदर करप्शन के अकॉर्डिंगली ये ऑलमोस्ट 182 कंट्रीज को रैंक करती है, जिसमें इंडिया का रैंक रहा इस बारी 91st। वैसे इंडिया का स्कोर 39 रहा है। पिछली बारी इंडिया का स्कोर या रैंक आप कह सकते हो 96 रहा था, बट थोड़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिली। दुनिया में सबसे कम करप्शन यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में आपको देखने को मिलती है, और सबसे ज्यादा करप्शन सहारा या सब सहारा वाले एरिया में आप देख सकते हैं। अब इसमें इकोनॉमीज को रैंक किया जाता है बेस्ड अपॉन उनके स्कोर के, और ये स्कोर रहता है 0 यानी हाईली करप्ट कंट्री एंड 100 मतलब पूरी तरह से क्लीन है कंट्री। तो 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसमें इस रिपोर्ट को तैयार कर रही है, जिसमें 3 डिफरेंट सोर्सेज से ये डाटा को कलेक्ट करते हैं, जिसमें 13 डिफरेंट आपके सर्वेस और असेसमेंट होते हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, प्राइवेट सेक्टर के रिस्क एंड कंसल्टेंट फर्म्स को भी इंक्लूड किया जाता है। बट कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर के ऊपर इनका फोकस है, बट प्राइवेट सेक्टर को ये एक्सक्लूड कर देते हैं, जैसे टैक्स फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग, इलिसिट फाइनेंशियल फ्लो, प्राइवेट सेक्टर का करप्शन और सिटीजन्स के डायरेक्ट एक्सपीरियंस को भी इग्नोर कर दिया जाता है। आज यहां पर मेजरली फोकस किया जाता है कि ब्राइबरी और डाइवर्जन तो नहीं देखने को मिल रहा पब्लिक फंड में, सिविल सर्विसेज में नेपोटिज्म तो नहीं है, नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर फोकस और विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। अब यहाँ पे जो डेनमार्क है, डेनमार्क सबसे साफ सुथरी कंट्री है, लीस्ट करप्ट कंट्री है, 89 का स्कोर रहा है 8वें लगातार साल, ये पहले नंबर पे रही है। वैसे ऑन एन एवरेज ग्लोबल स्कोर 42 रहा है। एंड सोमालिया एंड साउथ सुडान सबसे बॉटम पे आती हैं आपकी। तो याद रखना कि इस साल के करप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक स्लाइटली इंप्रूव किया, बट बहुत ज्यादा नहीं। इंडिया बहुत तेजी से ग्रो तो कर रहा है, बट कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है कि जो रिफॉर्म्स है वो बहुत स्लो है। तो कहा जा रहा है कि भाई डेकेडियल प्लेट्यू की बात की जाए तो इंडिया का जो स्कोर है पिछले 10 सालों में 38 से 41 के बीच में रहा है। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन गई है, बट इकोनॉमी और गवर्नेंस के बीच में तालमेल की कमी है, यानी गवर्नेंस परसेप्शन अभी तक चेंज नहीं हुआ है। अगर बात की जाए तो इससे हमें 0.5% का जीडीपी का लॉस होता है रफली। एंड अगर हम बात करें इनडायरेक्ट इफेक्ट की, तो यहां पर 1.5% के आसपास ऑफ जीडीपी आपको करप्शन की कॉस्ट देखने को मिल जाती है। अब कंप्लायंस बर्डन की बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स जो ऑपरेट करते हैं इंडिया में, मतलब तकरीबन 26,000 के आसपास, इनको कहीं ना कहीं बिजनेस रेगुलेशंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली है, जैसे रेंट सीकिंग एंड ऑल। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। रीजनल कंपैरिजन की जाए तो इंडिया साउथ एशिया के अंदर तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बस ईस्ट एशिया और यूरोपियन नेशन के साथ अभी भी हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। अब यहाँ पे हमें रेगुलेशन को और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, ताकि जो प्रॉब्लम है रेंट सीकिंग की उसको कम किया जा सके। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर फोकस करना होगा, खासकर जुडिशरी एंड ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा प्रमोट करना होगा। कहते हैं अगर हमें $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, डेवलप्ड नेशन बनना है, तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म भी इसके साथ पैरेलली चले। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल। तो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत जी, इन्होंने जो एक मैटर इनके सामने आया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 को लेके, यहां पर कहा कि भैया एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि इसमें सीजीआई को इंक्लूड करने की बात की जा रही है। मतलब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है एलओपी, ये मिलके अभी इलेक्शन कमिश्नर को चूज करते हैं। पहले जुडिशरी की अनूप केस के अंदर जो जजमेंट आई थी उसमें कैबिनेट मिनिस्टर की जगह सीजीआई होते थे। तो कहते हैं कि भाई इसमें सीजीआई का नाम आ रहा है,
तो मैं इस पूरे मैटर में अभी बैठ नहीं सकता हूं, मतलब मैं उस बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा और मैं अपने आप का नाम यहां से वापस लेता हूं। तो रिक्यूजल क्या होता है? जब जज या ऑफिशियल ये कह दे कि भाई मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता बिकॉज मेरा खुद का इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट है इसमें, तो इस वजह से कहीं कोई बायस परसेप्शन ना आए, तो इस वजह से मैं इसका पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। अब इसको कोई कोडिफाई नहीं किया गया इंडिया के अंदर, ऑल्दो यूएस के अंदर है बट इंडिया के अंदर नहीं है। तो ये इंडिविजुअल की कंसेंसस के ऊपर बेस है कि भाई आप यहां पे पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि नहीं। तो वैसे भी जुडिशरी का कोर प्रिंसिपल है नो वन शुड बी जज ऑफ देयर ओन केसेस, तो इस वजह से भी यहां पर एक्यूजल कहीं ना कहीं ठीक है। अब कहा जा रहा है कि भाई इसको आप कोडिफाई कीजिए, कहीं ना कहीं आप लाइक एक रिटर्न यहाँ पे रीजन दीजिए जिससे कहीं ना कहीं और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए, एंड एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यहाँ पे डिजाइन करना चाहिए ताकि यहाँ पे पर्सन के खुद के ऊपर यानी सेल्फ कॉन्शियस के ऊपर हम इस चीज को, कंसाइंस के ऊपर इस चीज को ना छोड़े। तो ये चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल की। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है जिसमें ये कहा कि भाई देखो, अगर कोई एससी कम्युनिटी का पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म से बिलोंग करता है, सिर्फ इनको एससी कैटेगरीज के अंडर रिजर्वेशन मिल सकता है, बाकी लोगों को रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई अनटचेबिलिटी जो है वो हिंदुइज्म से निकल के आई है, और जो फॉरेन के जो धर्म है जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, इनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कोई कन्वर्ट होता है तो उसको यहां पर रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट, ये सबसे पहले वर्ड यूज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर, एंड इसको अडॉप्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी। तो आर्टिकल 341 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि भाई वो कास्ट, रेस, ट्राइब, पर्टिकुलर किसी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हो उनको शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। आर्टिकल 366 क्लॉज 24 ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डिफाइन करता है कि कौन से यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि भाई कौन से ग्रुप आपके, लाइक जो भी शेड्यूल कास्ट के ग्रुप है आर्टिकल 341 में मेंशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस के वजह से यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के तौर पे हम दर्ज करते हैं। अब इसे इनिशियली प्रेसिडेंट आपके नोटिफाई करते हैं बट बाद में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन आपके पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू होते हैं। अब कहा जाता है कि भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 जो है ये साफ साफ ये कहता है कि भाई इसमें सिर्फ आपके हिंदुइज्म को हम इंक्लूड करते हैं या उसके ऑफशूट को, जैसे सिखिज्म को 1956 में इंक्लूड किया गया, बुद्धिज्म को 1990 में। तो कहते हैं अगर कोई कन्वर्ट होता है इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में, वो एससी यानी शेड्यूल कास्ट का स्टेटस लूज कर जाएगा, क्योंकि अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है वो सिर्फ हिंदुइज्म या उससे ऑफशूट से ही निकली हुई है। तो यहाँ पे ये लाइक अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं कि भाई अभी लाइक अगर पार्लियामेंट ये डिसाइड करती है कि भाई यहाँ पे इन्हें भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए तो बात अलग है। तो परसिस्टेंस ऑफ कास्ट, तो कुछ दलित्स का ये कहना है, दलित क्रिश्चियंस का, कि भाई देखो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है ये सोशल रियलिटी है। अब इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी चेंज होगी है, बट सोशल आइडेंटिटी तो वही की वही रही, तो उनको आज भी इस चीज का भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे लाइक एक केस फाइल किया जाता है SC ST एक्ट के अंडर, यहाँ पर एक क्रिश्चियन होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये कहती है, मतलब कोर्ट यहाँ पे ये कहती है कि भाई देखो आपका SC स्टेटस यहाँ पर खत्म हो गया, नॉट सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट यहाँ पे ये कहती है कि आपका SC स्टेटस खत्म हो गया जब आप क्रिश्चियनिटी में कवर हो गए थे, कन्वर्ट हो गए थे। तो अब इसमें कहीं भी इस चीज को आप लाइक ये नहीं कर सकते हो कि भाई आपको सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि आप एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई देखो, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि लीगल आइडेंटिटी के तौर पे अगर हम देखें तो रिलीजन इनसेपरेबल है, एंड जैसे ही आप कन्वर्ट हुए तो उसके बाद आपका जो SC स्टेटस है वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो 1950 के ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको देखा जाएगा, एंड किसी भी फॉरेन रिलीजन के लिए SC स्टेटस नहीं मिलेगा। अब कहते हैं ST स्टेटस मिलेगा क्या? तो यहां पर कोर्ट ने इस चीज को कहा कि भाई ये कम्युनिटी जो कस्टम को फॉलो करती है उसके अकॉर्डिंगली मिलता है रादर देन उनके रिलीजन के। तो यहां पर ST पर्सन को कन्वर्ट होने के बावजूद ST का स्टेटस मिलता रहेगा। तो यहां पे याद रखना है कि भाई जो वर्डिक्ट है इसमें इस चीज को वेरीफाई किया गया कि भाई अपने को यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें ये इंश्योर करना होगा कि भाई कोई पर्सन अगर
लाइक क्रिश्चियनिटी से या इस्लाम से बिलोंग करता है तो उसके लिए अब रिजर्वेशन यहाँ पर वैलिड नहीं होगी। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल की, जुडिशियल रिफॉर्म। सॉरी, ये फोर्थ आर्टिकल आई गेस, जुडिशियल रिफॉर्म। अब जुडिशियल रिफॉर्म की क्यों जरूरत है? भारत के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। अब यहां पे कहा जा रहा है कि बार्गेनिंग प्ली को हमें प्रमोट करना चाहिए, जहां पर अक्यूज और प्रोसिक्यूशन एक साथ बैठे और वहां पे अगर वो गिल्टी प्लीड करता है तो उसको लेसर सेंटेंस की तरफ हम नेगोशिएट करके कहीं ना कहीं जुडिशरी का टाइम बचाएं। तो कहते हैं कि भाई ये क्रिमिनल लॉ की अमेंडमेंट के साथ 2005 में ऐड किया गया था चैप्टर 21 के अंडर, एंड ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी आपका मेंशन्ड है। तो कहते हैं कि भाई देखो, आपके मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ये इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट और आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के थ्रू। अब इसमें कुछ केसेस है जो आपके इंक्लूड नहीं किए जा सकते, जहां पे डेथ पेनल्टी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, या सेंटेंस 7 साल से बड़ा है। अगर वुमेन के अगेंस्ट या चाइल्ड के अगेंस्ट किसी ने कोई ऑफेंस किया है, या सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भारत की खराब करने के लिए किसी ने काम किया, तो उसको यहाँ पर कोई रियायत नहीं मिलेगी। तो अभी फिलहाल के लिए बैकलॉग हमारे पास 4.5 करोड़ के आसपास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, 63 लाख के आसपास हाई कोर्ट्स में, एंड 92,000 करोड़ के 1000 के आसपास सुप्रीम कोर्ट में है। तो कहा जाता है कि भाई यहाँ पे प्री जो ट्रायल है डिटेंशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कई लोग सालों साल यहाँ पे लाइक आप कह सकते हो कि अपने कोर्ट केस का नंबर का वेट करते रह जाते हैं। तो हमें यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ लास्ट में ये कहा जाता है कि भाई देखो, नेशनल एक प्रोटोकॉल लेके आइए ताकि क्लियर और ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क इसके लिए डिजाइन किया जा सके। इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस के ऊपर आपको फोकस करना होगा, प्रोसिक्यूटर्स को आपको ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो नेगोशिएट कर सके डील्स को, एंड एम्पावर करना होगा जजेस को ताकि वो इंकरेज कर सके ऐसे लाइक प्री सेटलमेंट्स को। मोर ओवर आपको अवेयरनेस भी यहाँ पर लिटिगेंट्स के बीच में प्रमोट करनी होगी। आज का आखिरी आर्टिकल है बुर्किनो फासो के बारे में, जहां पे एक टेररिस्ट अटैक के कारण 14 सोल्जर्स की डेथ होगी। तो ये आपका बुर्किनो फासो है, जिसको माली, नाइजर और नीचे की तरफ आपकी लाइक बेनिन आ जाती है, टोगो आ जाता है, घाना आ जाता है, एंड आइवरी कोस्ट। ये लैंडलॉक कंट्री है जो आपको इस एरिया में देखने को मिलते हैं। वोल्टा रिवर आपकी यहाँ से फ्लो करती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद। आई गेस आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।